इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस जो जनरल मेडिसिन में 5 या 10 मार्क्स के एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज श्वेता शर्मा एंड टुडे इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। उसी के साथ मेडिसिन में हर एक क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है ये भी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो यस, दिस वीडियो इज गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट। उससे पहले नीचे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और उसी के साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर ले ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो यहाँ पे कुछ हेडिंग्स है जो हर एक क्वेश्चन में, जनरल मेडिसिन के हर एक क्वेश्चन में आपको लिख के आनी होती है। सबसे पहले होती है डेफिनेशन, उसके बाद होते हैं अगर उस टॉपिक के फर्दर टाइप्स हैं तो हम टाइप्स लिखते हैं, कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स या फिर पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इन दोनों की जगह पे आप इटियोलॉजी मतलब कॉज लिख सकते हैं। उसके बाद आता है पैथोफिजियोलॉजी कि भाई वो जो बीमारी है, वो जो डिजीज़ है वो स्टार्ट कैसे हुई वो हमने इटियोलॉजी में बता दिया, पर स्टार्ट होने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हमारी बॉडी में वो हम पढ़ते हैं पैथोफिजियोलॉजी में। उसके बाद क्लिनिकल फीचर, जो हम पेशेंट को देखते हैं तो उसमें क्या क्या फीचर्स हमें दिखाई देते हैं, पेशेंट बताता है वो सब। उसके बाद आती है इन्वेस्टिगेशन, जो हम टेस्ट लिखते हैं वो। उसके बाद आता है डायग्नोसिस, इन्वेस्टिगेशन में जो भी रिपोर्ट आती है उसके बाद हम डायग्नोसिस बनाते हैं। उसके बाद हम ट्रीटमेंट करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। और एक और बात आती है कि अगर वो बीमारी पहले से ही प्रिवेंट हो सकती थी तो उसके क्या क्या मेथड अगर जो भी हो सकते हैं वो। तो ये सभी पॉइंट्स आपको मेडिसिन के हर एक क्वेश्चन में लिख के आने होते हैं, चाहे 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो या फिर 10। 5 का है तो आप थोड़े से पॉइंट सभी यही लिखोगे पर मटेरियल शॉर्ट कर दोगे। अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो सभी पॉइंट्स को अच्छे से इलेबोरेट करना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, इसमें हमें क्या क्या पॉइंट्स पढ़ने हैं, डेफिनेशन, इसके टाइप्स, कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं, और फिर हमें इटियोलॉजी यानी कि पोटेंशियल सोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। उसके बाद हम पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे, क्लिनिकल फीचर्स, इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी रिपोर्ट आएंगी उसके डायग्नोसिस बनाते वक्त हम ड्यूक्स क्राइटेरिया याद रखते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, कई बार 5 मार्क्स का डायरेक्ट भी आ जाता है, ड्यूक्स क्राइटेरिया ऑफ डायग्नोसिस। तो आपको याद रखना है कि ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में यूज होता है। उसके अलावा एक और बात यहीं पे मैं बता देती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जोन्स क्राइटेरिया भी कई बार आ जाता है। वो किस में होता है, एक्यूट रूमेटिक फीवर में। तो ये दोनों आपको बिल्कुल याद करने हैं अच्छे से। अब आता है मैनेजमेंट, उसके बाद है प्रोफाइलैक्सिस यानी कि प्रिवेंशन। तो यहाँ पे डेफिनेशन हम देखते हैं, हमारे हार्ट की 3 लेयर्स होती हैं। सबसे अंदर वाली होती है एंडोकार्डियम, उसके बाहर वाली मायोकार्डियम और सबसे बाहर वाली पेरिकार्डियम। तो जो एंडोकार्डियम होती है, जो इनर मोस्ट कवरिंग ऑफ हार्ट होती है, उसमें इन्फेक्शन होना, दैट इज इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। तो यहाँ पे देखिए, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस इज अ माइक्रोबियल इन्फेक्शन ऑफ एंडोकार्डियम, जो कवरिंग है हार्ट वॉल्व्स, हार्ट के जितने भी वॉल्व्स होते हैं उनमें भी इन्फेक्शन हो सकता है, और लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, जो इसकी ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी जो अंदर की लाइनिंग होती है उसमें इन्फेक्शन होना, और एक कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट, जो हमारे सेप्टल डिफेक्ट होते हैं इनको इंक्लूड करके इन सभी में कहीं पे भी इन्फेक्शन होता है माइक्रोबियल, दैट इज कॉल्ड एज इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। तो अब आता है सेकेंड पॉइंट, टाइप्स। टाइप्स में क्या होता है, पहला हो गया एक्यूट, दूसरा हो गया सब एक्यूट। एक्यूट का मतलब क्या होता है, जो एकदम से हो, और सब एक्यूट का मतलब क्या होता है, जो ऑलरेडी डैमेज्ड है हार्ट या फिर हार्ट के वॉल्स, उन पे इन्फेक्शन होना। तो एक्यूट में जो कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हाईली वायरुलेंट होते हैं, यानी कि एकदम खतरनाक होते हैं, जैसे कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। सब एक्यूट में क्या होता है, स्लोली वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इसमें लो वायरुलेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है लाइक स्ट्रेप्टोकोकाई। इसके बाद यहाँ पे सेकंड पॉइंट है, इन्वॉल्व नॉर्मल और डैमेज्ड हार्ट वॉल्स। तो ये नॉर्मल या फिर डैमेज्ड कैसे भी हार्ट वॉल्स हो उनको इन्वॉल्व करते हैं, और जो सब एक्यूट है वो केवल ऑलरेडी डैमेज्ड हार्ट वॉल्स को ही इन्वॉल्व करेंगे। उसके बाद एक्यूट में रैपिड डिस्ट्रक्शन होता है,
इसमें सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन जो होते हैं वो धीरे धीरे होती हैं, लाइक बैक्टीरियमिया हो गया या फिर टॉक्सेमिया हो गया, सेप्टिसेमिया हो गया, ये धीरे धीरे फिर अपना काम स्टार्ट करते हैं। उसके बाद इसमें सीधा वॉल्व डिस्ट्रक्शन होता है। इसमें पहले वेजिटेशन फॉर्मेशन होती है, उसके बाद धीरे धीरे वो जो टिश्यू है, वॉल्व है, वो खराब होता जाता है। इसके बाद इसमें वॉल्व जो होते हैं, वॉल्व कस्प, उनमें परफोरेशन हो जाती है, यानी कि उनमें होल हो जाता है और इसमें एम्बोलिज्म बनते हैं, यानी कि जो ऑलरेडी डैमेज्ड हार्ट वॉल्व्स थे उन पे पहले प्लेटलेट्स वगैरह एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इकट्ठे होके उन्होंने वेजिटेशन बना दी। उसके बाद अब वो वेजिटेशन है वो हट के ब्लड स्ट्रीम में चले गई, जिसको हमने बोला है एम्बोलिज्म। तो ये एम्बोलिज्म बनाते हैं। और उसके बाद है इफ़ दीज आर लेफ्ट अनट्रीटेड फैटल विद इन 6 वीक्स। 6 वीक्स के अंदर अंदर ये डेथ कोज कर सकते हैं। और अगर ये लेफ्ट अनट्रीटेड दिस मे बी फैटल, यानी कि ये फ्यूचर में खतरनाक हो सकता है। उसके बाद आते हैं कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स, जिसमें एक्यूट में होते हैं स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, जो हमने पहले ही कर लिया है। उसके बाद स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। सब एक्यूट में स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस, स्ट्रेप्टोकोकस की अदर्स भी फॉर्म्स आती हैं। उसके अलावा स्टेफाइलोकोकस, HACEK ऑर्गेनिजम्स, ये अलग अलग नाम होते हैं HACEK से, वो सभी ऑर्गेनिजम्स, एंड रिकेटेसिया। और आपको ये सभी पॉइंट लिख के आने हैं, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसमें आप देख लीजिएगा 5 मार्क्स के हिसाब से आपको लिख के आना है। अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो ये सभी पॉइंट्स आपको लिख के आने हैं। उसके बाद आती है इटियोलॉजी कह लीजिए या फिर पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन। स्टेफाइलोकोकस जो होंगे वो कहाँ कहाँ से फैल सकते हैं? स्किन इन्फेक्शन से एब्सेस हो सकता है, इंट्रावीनस कैन्युला जब हम डालते हैं उसके थ्रू इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्टेड नीडल्स हो सकते हैं उनके थ्रू हो सकता है, और स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया पेरियोडोंटल इन्फेक्शन से ड्यूरिंग च्यूइंग, ब्रशिंग और डेंटल ट्रीटमेंट, एंड UTI यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। These all are the potential sources of infection. अब आता है पैथोजेनेसिस, यानी कि बीमारी जो है वो स्टार्ट कैसे होती है और धीरे धीरे बढ़ती कैसे है। तो जो हमारे हार्ट होते हैं उनके जहाँ पे भी वॉल्स में डिफेक्ट होता है, वहाँ पे हमारे ब्लड में अगर बैक्टीरिया है, सेप्टिसेमिया है अगर पेशेंट को, वो उस जगह पे इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे, वेजिटेशन फॉर्म कर लेंगे। वो वेजिटेशन फिर बाद में यहाँ से निकल जाएगी और ब्लड स्ट्रीम में चली जाएगी, यानी कि एम्बोलाई बना लेगी, और वो एम्बोलाई फिर फर्दर कहीं पे भी ब्लड स्ट्रीम को रोक देंगे। उसके बाद वहाँ पे फिर प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए पैथोजेनेसिस, एंडोकार्डाइटिस इज इनिशिएटेड बाय ट्रांजिएंट बैक्टीरियमिया। ब्लड स्ट्रीम में इन्फेक्शन सबसे पहला रीज़न होता है जहाँ से एंडोकार्डाइटिस स्टार्ट होता है। दैट सीड्स एबनॉर्मल एंडोकार्डियल सर्फेस, जो जहाँ पे भी एंडोकार्डियम में प्रॉब्लम है वहाँ पे बैक्टीरिया, माइक्रोब्स और प्लेटलेट्स, फिब्रिन, ये सभी इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद सेकेंड पॉइंट आता है हीमोडायनेमिक इवेंट्स आर इम्पोर्टेंट इन डेवलपमेंट ऑफ एंडोकार्डाइटिस। हीमोडायनेमिक इवेंट्स में, यानी कि जो ब्लड का फ्लो है उसमें एबनॉर्मेलिटी आना, जहाँ पे भी बैक्टीरिया इकट्ठे हुए थे हार्ट के, जहाँ पे भी प्रॉब्लम थी वहाँ पे फिर वेजिटेशन बननी शुरू हो जाती है, कंसिस्टिंग ऑफ प्लेटलेट्स एंड फिब्रिन। उसके अलावा माइक्रोब्स तो ऑलरेडी थे ही। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है एंडोकार्डाइटिस अकर इन पर्सन विद प्री एग्जिस्टिंग हार्ट डिजीज बट कैन इवन इन्वॉल्व नॉर्मल हार्ट वॉल्व्स। जो हमने बताया था एक्यूट में नॉर्मल को भी कर सकता है, सब एक्यूट में ऑलरेडी डिफेक्टेड वॉल्व्स को ही करता है। तो इन दोनों केसेस में एंडोकार्डाइटिस होता है। उसके बाद जो मैंने आपको बताया, जो वेजिटेशन है वो निकल जाती है, ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है, एम्बोलाई बना लेती है। एम्बोलाइजेशन इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर एज वेजिटेशन आर फ्रेजाइल एंड डिटैचेबल। अब आती है नेक्स्ट हेडिंग जो है क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर में इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस इज ए सिस्टमिक डिसऑर्डर, क्योंकि बैक्टीरियमिया हो रहा है, यानी कि जो हमारी ब्लड स्ट्रीम है उसमें बैक्टीरिया, उसमें इन्फेक्शन है, सेप्टिसेमिया है। तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस इज ए सिस्टमिक डिसऑर्डर। इट मे इन्वॉल्व एनी ऑर्गन, क्योंकि ब्लड का जो सप्लाई होता है वो हर एक ऑर्गन में होता है, तो दिस में इन्वॉल्व एनी ऑर्गन। उसके बाद इसकी मैनिफेस्टेशन क्या क्या होती हैं? इन्फेक्शन होगा, इम्यून कॉम्प्लेक्स वेस्कुलाइटिस, एम्बोलाइजेशन, ये तीनों चीज़ें होंगी।
उसके बाद जनरल में आता है फीवर, क्योंकि पेशेंट को टॉक्सेमिया था यानी कि ब्लड स्ट्रीम का इन्फेक्शन है, तो फीवर, नोजिया, एनोरेक्सिया, वेट लॉस, ये चारों तो होंगे ही होंगे। उसके अलावा अब हम हर एक ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस जो है वो सिस्टमिक डिसऑर्डर है, तो वो हर एक ऑर्गन को इफेक्ट करेगा। तो हम हर एक ऑर्गन के बारे में लिख के आएंगे इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस वाले क्वेश्चन में। तो ये था पूरी जनरल बॉडी का। उसके बाद हार्ट में टैकीकार्डिया, कंडक्शन डिफेक्ट्स, कार्डियक फेलियर। उसके बाद ब्लड वेसल्स में जहाँ पे भी एम्बोलिज्म होगा वहाँ पे ब्लड आगे पहुँच ही नहीं पाएगा, जिसकी वजह से पल्स जो होंगी वो लूज हो जाएंगी, पल्स का पता ही नहीं चलेगा। तो यहाँ पे देखिए, लॉस ऑफ पेरिफेरल पल्सेस ड्यू टू एम्बोलाइजेशन, ब्लड में अनीमिया दिखेगा। सीएनएस में एंसिफेलोपैथी, अगर सीएनएस की किसी ब्लड वेसल में एम्बोलिज्म हो जाता है तो वो क्या लीड करेगा, एंसेफेलोपैथी, मोनोप्लेजिया या फिर हेमीप्लेजिया। उसके बाद लंग्स में हीमोप्टाइसिस यानी कि जो हमारा स्पुटम होता है उसमें ब्लड आना, प्लूराइटिक पेन। उसके बाद नेल्स में क्लबिंग ऑफ फिंगर्स, फिंगर्स में क्लबिंग होएगी, स्प्लिंटर हेमरेज होएगा, ओसलर्स नोड। ये 2 पॉइंट्स और इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में हमको याद रखने चाहिए, ओसलर्स नोड्स एंड रोज स्पॉट। ओस्लर नोड क्या होती है, पेनफुल स्वेलिंग्स इन फिंगर टिप्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेनफुल स्वेलिंग हो जाती है फिंगर टिप्स में। उसके बाद स्किन में टैकियल हेमरेज हो जाता है, हेमरेज के जो टैकिया होता है छोटे छोटे स्पॉट्स, पिन पॉइंट स्पॉट्स ऑफ हेमरेज। आईज में क्या होगा, रोज स्पॉट यानी कि हेमरेजिक रेड हेमरेजिक स्पॉट। यहाँ पे आप कैपिलरीज देख सकते हैं, हेमरेज है रेटिना में। उसके बाद टैकियल हेमरेज अराउंड ऑप्टिक डिस्क। किडनी में हिमेटोरिया, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, स्प्लीन में स्प्लीनोमेगाली। इन्वेस्टिगेशन के लिए हम क्या क्या टेस्ट लिखते हैं, सबसे पहला ब्लड एग्जामिनेशन करेंगे जिसमें ल्यूकोसाइटोसिस हो सकता है, अनीमिया हो सकता है और ईएसआर यानी कि इराइथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट बढ़ सकता है। उसके अलावा नेक्स्ट हम टेस्ट लिखेंगे यूरिन एग्जामिनेशन। यूरिन एग्जामिनेशन में प्रोटीनूरिया हो सकता है या फिर हीमेटोरिया। उसके बाद ब्लड कल्चर में जो भी बैक्टीरिया कोज करेगा बैक्टीरियल सबएंडोकार्डाइटिस, उसी बैक्टीरिया के लिए ब्लड कल्चर पॉजिटिव आएगा। देन हम ईसीजी करेंगे यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में कंडक्शन डिफेक्ट आ सकते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हम पता लगा सकते हैं। उसके बाद इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी में हम साउंड वेव्स का यूज़ करते हैं हार्ट की फोटोज लेने के लिए। तो इसमें लार्ज वेजिटेशन दिख सकते हैं जहाँ पे भी होंगी, वोल्व्यूलर लीजन में वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट होगी, ये सभी हमको दिख सकती हैं। उसके बाद चेस्ट एक्सरे में कार्डियोमेगाली भी हमें दिख सकता है। उसके बाद हम देखते हैं डायग्नोसिस, यानी कि सभी रिपोर्ट्स हमारे पास आ गई है जो भी हमने इन्वेस्टिगेशन में लिखा था। उसके बाद अब हमें डायग्नोसिस करना है इन इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे। तो इसमें हम ड्यूक्स क्राइटेरिया ऑफ डायग्नोसिस लगाते हैं। ड्यूक्स क्राइटेरिया में क्या क्या आता है, मेजर क्राइटेरिया एंड माइनर क्राइटेरिया। मेजर क्राइटेरिया में आते हैं पॉजिटिव ब्लड कल्चर, ब्लड कल्चर में टिपिकल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम 2 कल्चर्स, 2 कल्चर से टिपिकल ऑर्गेनिज्म मिलना चाहिए। उसके बाद 12 घंटे में कम से कम ब्लड कल्चर लगातार पॉजिटिव ही आना चाहिए। उसके बाद एंडोकार्डियल इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, पॉजिटिव एंडोकार्डियोग्राफिक फाइंडिंग्स ऑफ वेजिटेशन। इकोकार्डियोग्राफी की थी जो हमने, उसमें वेजिटेशन दिखनी चाहिए। उसके बाद माइनर क्राइटेरिया आता है। माइनर क्राइटेरिया में प्रीडिस्पोजिंग वोल्व्यूलर या फिर कार्डियक एबनॉर्मेलिटी दिखेगी या फिर इंट्रावीनस ड्रग मिसयूज पेशेंट से जब हम पूछते हैं। उसके बाद पायरेक्सिया यानी कि फीवर मोर देन 38 डिग्री सेल्सियस, एम्बोलिक फिनोमिना या फिर वेस्कुलाइटिक फिनोमिना। ब्लड कल्चर्स में ऑर्गेनिजम्स ग्रोन बट नॉट अचीविंग मेजर क्राइटेरिया। उसके बाद इकोकार्डियोग्राफी फाइंडिंग्स भी सजेस्टिव हो सकती हैं इसमें। तो ड्यूक्स क्राइटेरिया में हम पॉजिटिव कैसे बोलेंगे, यानी कि पेशेंट को बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है, हम ये कैसे डेफिनेट बोलेंगे। 2 मेजर क्राइटेरिया अगर आते हैं इनमें से तो वो डेफिनेट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का पेशेंट है, या फिर 1 मेजर और 3 माइनर अगर आते हैं वो भी डेफिनेट होता है। अगर 5 के 5 माइनर आते हैं वो भी डेफिनेट माना जाता है। उसके अलावा पॉसिबल कब होता है कि भाई हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, 1 मेजर 1 माइनर या फिर 3 माइनर। और रिजेक्ट किन केसेस में करते हैं, फर्म ऑल्टरनेट डायग्नोसिस, यानी कि
अगर डेफिनेट या पॉसिबल में से कोई भी हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो हम ऐसे केसेस में रिजेक्टेड करते हैं, यानी कि फिर हम कोई और डायग्नोसिस देखते हैं। अब आती है मैनेजमेंट में एंटीबायोटिक रिजाइम आती है। एंटीबायोटिक्स में क्या क्या, स्ट्रेप्टोकोकस अगर है तो उसके लिए पेनिसिलिन जी 1.2 ग्राम 6 आवरली फॉर 4 वीक्स। उसके बाद ओरल अमोक्सिसिलिन 6 ग्राम डेली फॉर 6 वीक्स। इनकी डोजेस भी आपको ज़रूर याद रखनी है क्योंकि आपको लिख के आनी है, क्योंकि ये जनरल मेडिसिन का सब्जेक्ट है, इसमें हम मेडिसिन ही पढ़ते हैं तो उनकी डोजेस तो आपको आनी ही आनी चाहिए। अब आता है नेक्स्ट, अगर स्टेफाइलोकोकस है तो उसके लिए हम फ्लूक्लोक्सासिलिन देते हैं 2 ग्राम IV 6 आवरली फॉर 2 वीक्स। उसके बाद इंडिकेशन क्या क्या होते हैं, यानी कि अगर इन दवाइयों से काम नहीं चला उन केसेस में हमें कार्डियक सर्जरी करनी पड़ेगी, यानी कि वोल्व ही खराब हुए थे, उनकी रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी। तो अगर हार्ट फेलियर है ड्यू टू वोल्व डैमेज, या फिर लार्ज वेजिटेशन हो रही है, या फिर एब्सेस फॉर्मेशन हो रही है वहाँ पे, या फिर फंगल एंडोकार्डाइटिस है, तो इन चारों केसेस में हमें फिर कार्डियक सर्जरी के लिए जाना पड़ता है। अब आता है प्रोफाइलैक्सिस। क्या इस बीमारी का पहले से ही प्रिवेंशन हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था, क्योंकि अगर हम कोई भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं किसी पेशेंट का और उसमें हम हिस्ट्री अच्छे से ले रहे हैं, यानी कि हमने उससे पूछा कि हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, पेशेंट ने बताया कि मुझे वॉल्व डिफेक्ट है, तो हम ट्रीटमेंट से पहले ही उसको एंटीबायोटिक्स देंगे ताकि प्रिवेंशन हो सके। तो यहाँ पे है प्रोफाइलैक्सिस। अगर माइनर डेंटल प्रोसीजर है, अगर हम अंडर लोकल एनेस्थीसिया दे रहे हैं तो हम अमोक्सिसिलिन 3 ग्राम दे देंगे ओरली 1 आवर बिफोर प्रोसीजर, उससे ही प्रिवेंशन हो जाएगा। अगर कोई मेजर डेंटल सर्जरी है वो हम जनरल एनेस्थीसिया के अंडर कर रहे हैं तो उसमें हम अमोक्सिसिलिन देंगे 1 ग्राम IM यानी कि इंट्रामस्कुलर विद 2.5% लिग्नोकेन के साथ, और उसके बाद हम 0.5 ग्राम अमोक्सिसिलिन 6 आवर के बाद देंगे पेशेंट को ओरली, यानी कि पेशेंट को दे देंगे और कह देंगे कि भाई 6 घंटे के बाद ले लेना। सो यस, दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे लाइक ज़रूर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वहाँ पे जो दिख रही है वो ज़रूर प्रेस कर दो ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू एंड बी हैप्पी।